हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है और ये टेस्ट सीरीज रोज सुबह 5 बजे होता है। तो 5 बजे आप लोग लाइव हमसे जुड़ के अपना टेस्ट दे सकते हैं। और आज की इस वीडियो में सभी विषयों से 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और लास्ट में आप हमें ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कि आप 30 प्रश्नों में से आप कितना सही किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए, बिंदुओं -5 7 और -1 3 की बीच की दूरी होगी। यहाँ पे आपको इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी आपको बस निकाल देनी है। तो यहाँ पे देखिए, बीच की दूरी निकालने के लिए सबसे पहले आपको दूरी सूत्र पता होना चाहिए। दूरी सूत्र क्या होता है? √x2 - x1 का द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होता है y2 - y1 का द होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो अभी से भी आप लोग लिख के इसे याद कर सकते हैं। यहाँ पे बस आपको x2 का मान रख देना है, x1 का मान रख देना है, यहाँ पे y2 का मान रख देना है और y1 का मान यहाँ पे आपको रख देना है। तो ये कहां से मिलेगा? तो अब आपको देखिए, यहाँ पे जो पहला बिंदु दिया है इसका दो नियामक होता है, एक x का नियामक होता है और एक होता है y नियामक। तो यहाँ पे देखिए, ये पहला बिंदु है इसीलिए इसका x1 हो जाएगा मान लेंगे और इसका क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा। ये दूसरा बिंदु है तो इसका पहले वाले को हम x2 मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे? y2 मान लेंगे। अब बस यहाँ पे आपको मान रख देना है। x2 का मान कितना है? यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे x2 है तो इसका मान कितना रख देंगे? -1 है तो यहाँ पे लिख देंगे -1। फिर ये फॉर्मूला का माइनस है तो यहाँ पे -1 लिख देंगे। फिर यहाँ पे आपको x1 का मान चाहिए तो x1 का मान यहाँ पे देख सकते हैं आपको कितना है, यहाँ पे -5 है। तो यहाँ पे जब हम -5 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे लिख देंगे 5 और इसका स्क्वायर है तो क्या कर देंगे? स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए y2 का मान कितना है? 3 है तो यहाँ पे रख देंगे 3 माइनस y1 का मान कितना है? यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे रख देंगे हम 7 और इसका स्क्वायर है तो क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है? 5 में से यहाँ पे 1 को घटा लेना है तो 5 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 4 बचेगा और इसका स्क्वायर है तो क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। प्लस है तो प्लस, यहाँ पे देखिए 3 में से जब 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे -4 और इसका क्या कर देंगे? हम स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद आपको 4 का स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर यानी 4 दो बार गुणा, यानी 4 चौका कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे जब हम -4 का स्क्वायर करेंगे तो -4 गुणे -4 दो बार लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले चिन्ह में गुणा हो जाता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 चौका कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यानी -4 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो +16 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि जो ये रूट के अंदर है इन दोनों को जोड़ लेना है। 16 और 16 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 32 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो तो ऑप्शन में है ही नहीं तो एक छोटा सा और काम करना पड़ेगा। यहाँ पे 32 का अभाज्य गुणनखंड कर देना होगा। तो यहाँ पे 32 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से कटाएंगे तो 16 बार में, फिर 2 से कटाएंगे तो 8 बार में, फिर 2 से कटाएंगे तो 4 बार में, फिर 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे 2 बार में। यानी 2 कितना बार आ गया? 5 बार आ गया। तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है? लिख देना है 2 को 5 बार। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 को यहाँ पे 5 बार। ये लिखा गया हम लोग का 2 5 बार। तो अब इसका हम जोड़ा लगाएंगे, एक जोड़ा और ये 2 जोड़ा और इसका जोड़ा नहीं लगा। अब इसका जोड़ा लग गया तो इसमें से 1 2 बाहर निकल जाएगा। इसका भी जोड़ा लग गया तो इसमें से भी 1 2 है वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं जो ये 2 है इसका जोड़ा नहीं बना तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। अब आपको क्या करना है? 2 में 2 से गुणा कर देना है तो 2 दूना 4 हो जाएगा और √2 यहाँ पे है तो √2 यहाँ पे लिख देंगे। यानी 4√2 क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, दूसरा प्रश्न है, पौधों के पत्तियों के रंध्रों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है श्वसन, बी ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, सी ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन, डी ऑप्शन है यहाँ पे चलन। तो पौधों के पत्तियों के रंध्रों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना क्या कहलाता है? तो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग 30 के 30 प्रश्न यहाँ पे सोल्व कीजिएगा और लास्ट में प्लीज आप लोग बताइएगा कि आप 30 प्रश्नों में से आप कितना सही किए हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन समूहवाचक संज्ञा है? इसमें से आपको पहचानना है कि कौन समूहवाचक संज्ञा है। ए ऑप्शन है राम, बी ऑप्शन है तेल, सी ऑप्शन है सभा, डी ऑप्शन है चावल।
तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे पूरे समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जो सभा होता है उसमें समूह में लोग होते हैं, यानी एक से अधिक लोग होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सभा क्या हो जाएगा? यहाँ पे समूहवाचक हो जाएगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो तेल होगा वो क्या होगा? यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो राम है वो राम यहाँ पे देखिए नाम है, तो नाम किस में आता है? तो व्यक्तिवाचक में आता है, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक कौन हो जाएगा? राम हो जाएगा। और तेल क्या हो जाएगा? यहाँ पे द्रव्यवाचक हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है समूहवाचक, तो समूहवाचक हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो सभा है वो समूहवाचक संज्ञा है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है, जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो उसे कौन सा दोष कहते हैं? जब नेत्र लेंस धुंधला हो जाए या अपारदर्शी हो जाए तो उसे हम लोग कौन सा दोष कहते हैं? ए ऑप्शन है यहाँ पे दूरदृष्टि दोष, बी ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, सी ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष, डी ऑप्शन है यहाँ पे मोतियाबिंद। तो नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो उसे कौन सा दोष बोला जाता है? तो उसे मोतियाबिंद बोला जाता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है, 7-3 में x नियामक क्या होगा? अगर कोई भी बिंदु होता है उसके 2 नियामक होते हैं, एक x होता है और क्या होता है? यहाँ पे y होता है। जो पहला वाला मान होता है वो x का होता है और जो दूसरा मान होता है यहाँ पे y का मान होता है। तो बोल रहा है कि एक बिंदु है जिसका नियामक कितना दिया है? यहाँ पे 7 और -3 दिया है। तो इसमें भी जो पहला होगा वो x का मान होगा और जो दूसरा होगा यहाँ पे y का मान होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि x नियामक क्या होगा? तो इसमें जो पहला होगा आप लोग देख सकते हैं वो क्या होता है? x का मान होता है। तो x का मान यहाँ पे 7 होगा और y का मान यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे -3 होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है x नियामक, तो x नियामक कौन होगा? यहाँ पे 7 होगा। जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर पूछता है यहीं पे कि y नियामक क्या होगा तो y नियामक कितना होता है? यहाँ पे -3 हो जाता। तो अगर पूछता तब ये बताते। तो यहाँ पे पूछा है x नियामक, तो x नियामक यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसका उत्पादन होता है? यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें किसका उत्पादन होता है? ए ऑप्शन है पानी का, बी ऑप्शन है दूध का, सी ऑप्शन है ग्लूकोज का, डी ऑप्शन है यहाँ पे लवक का। तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? तो हरे पेड़ पौधों में होती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कौन सा पदार्थ का उत्पादन होता है? तो ग्लूकोज का यहाँ पे उत्पादन होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? जो मंगू थी उसके बड़ी बहन का नाम क्या था आपको बताना है। ए ऑप्शन है अदिति, बी ऑप्शन है कमू, सी ऑप्शन है रिया, डी ऑप्शन है कविता। तो मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था आपको बताना है। तो मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? कमू था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 30 प्रश्न प्लीज आप लोग देखिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? यहाँ पे आपको बताना है कि जो बहुजन समाज पार्टी है उसके संस्थापक कौन है, उनका नाम यहाँ पे आपको बताना है। ए ऑप्शन है अंबेडकर, बी ऑप्शन है यहाँ पे कांसीराम, सी ऑप्शन है मायावती, डी ऑप्शन है यहाँ पे रामविलास पासवान। तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे आपको बताना है। तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कांसीराम थे, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? इसमें से आपको पहचानना है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। ए ऑप्शन है एफ यानी फ्लोरीन, बी ऑप्शन है Na यानी सोडियम, सी ऑप्शन है Mg यानी मैग्नीशियम, डी ऑप्शन है Al यानी एल्यूमिनियम। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? और ये प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? एफ यानी फ्लोरीन है। ये आपको क्या करना है? याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। यानी बताना है यहाँ पे कि जो हृदय में रक्त होता है, खून होता है, उसको संपूर्ण शरीर यानी पूरे शरीर में कौन पंप करता है यानी भेजता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे फेफड़ा द्वारा, बी ऑप्शन है नीलय द्वारा, सी ऑप्शन है आलिंदो द्वारा, डी ऑप्शन है इनमें से सभी के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये नीलय के द्वारा होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं आपको बताना है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रकाश के परावर्तन पूछे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं, तो ये आपको भी याद रखना है दोनों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है एपी 3, 6, 9 ... 60 में कितने पद हैं। एक एपी दिया है ये और बोल रहा है ये 60 तक दिया है, बोल रहा है यहाँ पे 3 से लेके 60 तक दिया है, बोल रहा है कि इसमें कितने पद हैं, यानी यहाँ पे पद निकालना है। पद को किससे सूचित करते हैं, एन से, यानी यहाँ पे आपको एन निकालना है। तो सबसे पहले आपको ए एन वाला जब भी पद पूछे निकालने के लिए तो आपको एक ही फॉर्मूला पता रखना है यहाँ पे ए एन वाला। तो ए एन इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है यहाँ पे डी होता है। तो यहाँ पे आपको ए एन रखना पड़ेगा। ए एन क्या होता है, जो अंतिम पद होता है, लास्ट वाला पद होता है वो ए एन होता है। ए क्या होता है यहाँ पे प्रथम पद होता है। एन क्या होता है, जो पदों की संख्या होती है कि उसमें कितने पद हैं वो एन कहलाता है। और डी क्या होता है, ये सार्वत्रिक अंतर यानी 2 पदों का अंतर होता है। तो यहाँ पे देखिए ए एन यानी अंतिम पद, तो एपी का अंतिम पद कितना है 60 है, तो यहाँ पे लिख देंगे ए एन बराबर यहाँ पे कितना है 60। उसके बाद ए चाहिए, तो ए क्या है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रथम पद, तो एपी का पहला पद कौन सा है 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। उसके बाद एन यानी पदों की संख्या, यानी पूछ रहा है इसमें कितने पद हैं, यानी एन निकालना है, तो एन को हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे, इसको निकालना है। उसके बाद डी देखिए कैसे निकलेगा, डी निकलेगा दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ेगा। तो दूसरा पद यहाँ पे 6 है, उसमें से पहला पद घटाना पड़ेगा, तो पहला पद 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। तो 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, तो यहाँ पे लिख दिए 3। अब इसको आप लोग क्या कीजिए, इसमें रख दीजिए ए एन का मान यहाँ पे 60 है, तो यहाँ पे रख देंगे 60। ए का मान यहाँ पे कितना है 3 है, तो यहाँ पे रख देंगे 3 प्लस एन निकालना है, तो एन को वैसे ही छोड़ देंगे। और डी का मान यहाँ पे देखिए 3 है, तो यहाँ पे रख देंगे 3। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 इधर जुड़ रहा है, तो बराबर की इधर आके क्या कर देगा, घटा देगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 60 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, और उधर बचेगा यहाँ पे हम लोग का n माइनस 1 इंटू 3। तो 60 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 57 बचेगा बराबर। यहाँ पे अब आप क्या कीजिए कि 3 से इन दोनों में गुणा करा दीजिए। तो 3 में n से गुणा होगा तो यहाँ पे 3n होगा, और यहाँ पे देखिए 3 में यहाँ पे -3 से गुणा -1 से गुणा होगा तो यहाँ पे -3 होगा। तो हमको n का मान निकालना है, तो इसको हम लोग को बराबर के इधर भेजना पड़ेगा। तो इधर -3 है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, यानी पे यहाँ पे हो जाएगा 57 और प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और बराबर के उधर क्या बचेगा यहाँ पे 3n बचेगा। फिर 57 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, और इधर कितना बचा हम लोग का 3n बचा। तो 3 इधर गुणा कर रहे हैं, तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी 60/3 बराबर उधर क्या हो जाएगा हम लोग का n हो जाएगा। तो 3 से कटाएंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, 20 बार में, यानी n बराबर कितना निकल गया 20। कितने पद हैं 3 से लेके 60 के बीच कितने पद हैं, तो 20 पद हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था। जो बिरजू महाराज थे उनका संबंध किस घराने से था आपको बताना है। ए ऑप्शन है लखनऊ, बी ऑप्शन है डुमराव, सी ऑप्शन है बनारस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बताना है कि जो बिरजू महाराज है उनका संबंध किस घराने से था। तो बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था, तो लखनऊ घराने से था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न है, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। जो श्वसन है वो कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। ए ऑप्शन है उष्माशोषी, बी ऑप्शन है उष्माक्षेपी, सी ऑप्शन है मंद दहन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया तो आपको बताना है। तो श्वसन की क्रिया में बहुत सारे ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो ये कौन सा होगा अभिक्रिया, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा, क्योंकि श्वसन की क्रिया में बहुत सारे ऊर्जा का यहाँ पे उत्पादन होता है, तो वो क्या कहलाएगा यहाँ पे उष्माक्षेपी कहलाएगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न है, पत्तियां किस हार्मोन के कारण मुरझा जाती हैं। जो पत्तियां होती हैं वो किस हार्मोन के कारण मुरझा जाती हैं। ए ऑप्शन है जिब्रेलिन के कारण, बी ऑप्शन है साइटोकाइनिन के कारण, सी ऑप्शन है एब्सिसिक अम्ल के कारण, डी ऑप्शन है सभी के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो पत्तियां होती है वो किस हार्मोन के कारण मुरझा जाती हैं। तो ये एब्सिसिक अम्ल के कारण ये क्या होती हैं, मुरझा जाती हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। जो गठबंधन की सरकार होती है उसकी प्रशासन पर पकड़ कैसी होती है आपको बताना है। ए ऑप्शन है मजबूत, बी ऑप्शन है ढीली, सी ऑप्शन है अति मजबूत, डी ऑप्शन है यहाँ पे कठोर। तो गठबंधन सरकार की पकड़ यहाँ पे प्रशासन पर कैसी होती है, तो ढीली होती है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आप यहाँ पे आप लोग बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न है, हिंदी के आदि कवि कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंदी के आदि कवि कौन है। ए ऑप्शन है यहाँ पे चंद्रबरदाई, बी ऑप्शन है अमीर खुसरो, सी ऑप्शन है बिहारी लाल, डी ऑप्शन है यहाँ पे सराहपाद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिंदी के आदि कवि कौन है। तो हिंदी के आदि कवि कौन है, यहाँ पे सराहपाद है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न है, जो लोहे तथा चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। ए ऑप्शन है यहाँ पे चुंबक, बी ऑप्शन है अचुंबक, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है सोना। तो जो लोहे तथा चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे क्या बोला जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबक बोलते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो चुंबक होता है इसके दो ध्रुव होते हैं, एक ध्रुव होता है यहाँ पे उत्तरी ध्रुव और एक क्या होता है यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न है, द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 का घात बताइए। इसमें क्या करना है, आपको घात बताना है। तो जिसमें चर का जो महत्तम घात होता है वही इसका क्या होता है, घात होता है। तो यहाँ पे चर क्या है, x है, इसमें दोनों में देखना है सबसे अधिकतम घात कितना है। तो इसका घात कुछ भी नहीं है तो 1 है, और इसका घात कितना है यहाँ पे 2। तो जो सबसे अधिक घात होगा वही इस बहुपद का भी घात होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे अधिक घात कितना है, 2 है, तो इस बहुपद का भी घात कितना होगा, यहाँ पे 2 होगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ए ऑप्शन है ऑक्सीजन का योग होता है, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन का ह्रास होता है, सी ऑप्शन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का योग होता है, डी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन का वियोग होता है। तो यहाँ पे देखिए उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, तो ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन इसमें जुड़ता है। तो जिस भी प्रक्रिया या अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है उसे उपचयन बोला जाता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और जिस भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है यानी ऑक्सीजन निकलता है उसे अपचयन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उसे अपचयन अभिक्रिया बोला जाता है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, कासु मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। जो कासु था वो मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। ए ऑप्शन है फुटबॉल के खेल में, बी ऑप्शन है हॉकी के खेल में, सी ऑप्शन है लट्टू के खेल में, डी ऑप्शन है यहाँ पे बैडमिंटन के खेल में। तो जो कासु था वो मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था, तो वो लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसमें होती है। जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो किसमें होती है आपको बताना है। ए ऑप्शन है कवकों में, बी ऑप्शन है जंतुओं में, सी ऑप्शन है हरे पौधों में, डी ऑप्शन है यहाँ पे परजीवियों में। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो किसमें होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है, तो हरे पेड़ पौधों में होती है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न है, नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है। जो नेत्रदान दान जब हम लोग करते हैं तो उसमें नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में देते हैं वो आपको बताना है। ए ऑप्शन है रेटिना, बी ऑप्शन है आइरिस, सी ऑप्शन है नेत्रगोलक, डी ऑप्शन है कॉर्निया। तो नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है, तो कॉर्निया दिया जाता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, किसी विलयन का यहाँ पे किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अगर कोई विलयन उदासीन है उसका पीएच मान कितना होगा आपको बताना है। ए ऑप्शन है 6,
बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है यहाँ पे 9। तो यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है, यहाँ पे ये हो गया हम लोग का पीएच स्केल, इस पे अंकित होता है 0 से लेके यहाँ पे 14 और बीच में क्या होता है यहाँ पे 7 होता है। तो जब किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, जो बिल्कुल बीचों बीच होता है। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा तो वो अम्लीय होगा, और 7 से अधिक होगा तो वो क्या होगा, यहाँ पे क्षारीय होगा। तो इसे भी आपको याद रखना है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। और जल क्या है, एक उदासीन है, यानी जल का भी पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि समीकरण x + y = 6 के कितने हल हैं। एक समीकरण दिया है यहाँ पे x + y = 6 और बोल रहा है कि इसके कितने हल हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका कितना हल है। यहाँ पे हल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, y को उधर भेजना पड़ेगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे +y है तो बराबर के उधर हो जाएगा -y। तो यहाँ पे देखिए जब हम y पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा, फिर 2 रखेंगे तो यहाँ पे x का मान कितना निकलेगा, तो यहाँ पे 6 में से 2 निकल गया तो 4 बचेगा। फिर यहाँ पे y पे हम 3 रखेंगे तो 6 में से 3 निकलेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 बचेगा। फिर 2 रखेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। फिर यहाँ पे 1 रखेंगे तो 6 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5 बचेगा। अगर यहाँ पे 0 रखते हैं तो 6 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा। यानी आप यहाँ पे कुछ भी रख के यहाँ पे आप इसका मान निकाल सकते हैं। जिंदगी भर आप मान निकालते रह जाइएगा और इसका मान निकलते रह जाएगा। तो इसका ना ही 1 हल है, ना ही 2 हल है, ना ही 3 हल है, इसका कितना हल है, तो अनंत हल है। तो ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी एक रैखिक समीकरण दिया हुआ हो तो उसका कितना हल होता है, तो अनंत हल होता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जो बिहार में पंचायती राज्य होता है व्यवस्था, उसमें जो उसका कार्यकाल होता है वो कितने समय का होता है आपको बताना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे 4 वर्ष का, बी ऑप्शन है 5 वर्ष का, सी ऑप्शन है 6 वर्ष का, डी ऑप्शन यहाँ पे 7 वर्ष का। तो बिहार में पंचायती राज्य व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न है, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था। जो सेन साहब थे उनके आंखों का तारा कौन था आपको बताना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे मदन, बी ऑप्शन है यहाँ पे कार, सी ऑप्शन है यहाँ पे खोखा, डी ऑप्शन है यहाँ पे खोखी। तो सेन साहब के आंखों का तारा कौन था आपको बताना है। तो सेन साहब के आंखों का तारा कौन था, खोखा था, जिसका नाम कासू भी था। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 28 नंबर प्रश्न है कि वह यंत्र जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे दूरदर्शी, बी ऑप्शन है सूक्ष्मदर्शी, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वह यंत्र जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है उसे क्या बोला जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है, सूक्ष्मदर्शी बोला जाता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। जो तंत्रिका कोशिका होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है यहाँ पे 4। तो तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, तो तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार के होते हैं। ये याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबसे यहाँ पे सही हो जाएगा। और सबसे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो तंत्रिका कोशिका। और तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। तो ये भी आपको याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे, अंतिम प्रश्न। यहाँ पे देख लीजिए अंतिम प्रश्न क्या है। अंतिम प्रश्न यहाँ पे 30 नंबर, यहाँ पे भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में की गई है। जो भारत में औरतों के लिए यानी महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो किस में की गई है। ए ऑप्शन है लोकसभा में, बी ऑप्शन है विधानसभा में, सी ऑप्शन है मंत्रिमंडल में, डी ऑप्शन यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था में। तो भारत में यहाँ पे देखिए महिलाओं यानी औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किसमें की गई है, तो पंचायती राज व्यवस्था में की गई है। और कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है, तो 50% आरक्षण दिया जाता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे खत्म हो गए 30 प्रश्न। आप लोग क्या कीजिए कि अपना स्कोर बता दीजिए कि आप 30 प्रश्न में से आप कितना सही किए हैं।
और ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न। इसका जवाब आपको क्या करना है, यहाँ पे कमेंट में देना है। अब इसका आप लोग क्या कीजिएगा कि ए बी सी ऐसे करके आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि ये टाइप करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप लोग ए बी सी आप लोग जो भी इसमें से सही होगा। प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक परिमेय संख्या है, इसमें से आपको परिमेय संख्या पहचानना है। अगर आपको पहचान में आ जाए तो आपको ए बोल देना है, बी बोल देना है, ऑप्शन सी बोल देना है, डी बोल देना है। जो भी आपको सही हो आप यहाँ पे कमेंट यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। अपने चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बहुत ही जरूरी होता है। तो बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई लाइव क्लास ले तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप लोग लाइव क्लास में जुड़ पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। और 12 बजे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास होता है, तो 12 बजे आप लोग लाइव जरूर आइए दिन में। तो यहाँ पे देखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।